तो नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 का पॉइंट 3 कृषि। इससे पहले हम एक परिचय देख चुके हैं और एक पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य सेकंड पॉइंट था। अब ये थर्ड पॉइंट है कृषि। अब हम कृषि को जानेंगे कि क्या था इस पॉइंट में, क्या हमने पढ़ना है और क्या हमें पढ़ना चाहिए। पॉइंट है कृषि। कृषि में क्या है कि देखो, कृषि का जब भी पॉइंट आता है तो हमने इससे पहले भी पहले चैप्टर जिन लोगों ने मेरे पहले चैप्टर की वीडियो देखी है उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि कृषि में हमने क्या क्या देखा है। ठीक है ना। औपनिवेशिक शासन में कृषि किस हाल तक था, कृषि का मेनली उसमें कृषि का ज़्यादा जिक्र है। कृषि, कृषि क्षेत्र, किसान, इन सब से रिलेटेड है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि औपनिवेशिक शासन में कृषि क्षेत्र का क्या हाल था। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा बेहाल था। ना लाभ कमा पाते थे, ना उससे छूट के जा पाते थे कि कृषि छोड़ के हम कुछ और कर लें, तो कुछ नहीं हो पा रहा था। तो कृषि क्षेत्र का जो था बहुत ही बुरा हाल था। ठीक है, आज़ादी के पश्चात अब ये हाल तो सब नहीं देखा था। सबने मतलब कि जो भी नीतियां बनाते या जो मतलब जिनको अच्छा माना जाता था, जैसे नेहरू जी या गांधी जी और बहुत सारे लोग, तो आज़ादी के पश्चात कृषि क्षेत्र को बेहतर करने के लिए अनेक कदम उठाए गए। ठीक है, हाल तो सबने देखा था कितना बुरा हाल था कृषि क्षेत्र का, तो इसको बेहतर करने के लिए अनेक कदम उठाए गए। उन अनेक कदम में से भूमि सुधार मतलब मतलब भूमि होता है, तो भू सुधार और उच्च पैदावार वाले बीज का उपयोग, ये जो दो चीजें थी ना, ये क्या हुई, ये एक क्रांति की तरह थी कृषि क्षेत्र में। भारत के कृषि क्षेत्र में एक क्रांति की तरह काम किया इसने कि उच्च पैदावार वाले बीज का उपयोग और फिर भूमि सुधार का क्या मतलब है? क्या मतलब टेढ़ी थी क्या जमीन? जो टेढ़ा था तो हम उसको सीधा कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। भूमि सुधार का क्या मतलब है देखेंगे हम इसमें। अगला पॉइंट यही आता है, भूमि सुधार का सीधा मतलब है भूमि के स्वामित्व का सुधार। स्वामित्व का मतलब होता है स्वामी। वो भूमि का मालिक कौन है? स्वामी मतलब मालिक। तो भूमि का मालिक कौन है? तो भूमि के मालिक का सुधार। ठीक है ना। पहले कौन मालिक होता था? पहले मालिक होता था जमींदार के अंदर किसान काम करते थे। किसान का अपना कोई खेत नहीं है। ठीक है ना। लेकिन अब क्या हुआ, भू सुधार नीति के तहत जमींदार केवल लगान वसूलते थे। ठीक है, पहले क्या होता था कि जमींदार जो थे वो सिर्फ केवल लगान वसूलते थे। फसल आई, फसल कटी, अब लगान वसूलना चालू कर दिया। फसल बोने के लिए गए तो उस टाइम भी लगान, मतलब हर तरीके का लगान वसूलते थे, ना कि खेत की मिट्टी का सुधार। देखो क्या होता है ना कि जब भी फसल उगती है ना, तो फसल उगने के बाद हमें उसे मिट्टी को अच्छा करना पड़ता है। तुमने देखा होगा कि पंजाब में जो होता है ना, पंजाब हरियाणा इन सब में क्या करते हैं, ये लास्ट में काट के जो बचता है ना थोड़ा सा, उसको जला देते हैं खेत में ही, जिससे प्रदूषण होता है दिल्ली में बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वो जलाने का एक पर्पस भी तो होता है ना। प्रदूषण होता है, उनको नहीं जलाना चाहिए, लेकिन वो जला रहे क्यों हैं? वो जला इसीलिए रहे हैं क्योंकि वो मिट्टी का सुधार होता है। इससे जो जल जाएगी तो वो मिट्टी कहीं ना कहीं राख बनेगा और वो मिट्टी के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है ना। और दूसरी बात, उसके अब कहाँ रखेंगे, वो खर्चा एक एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। तो इसलिए मिट्टी का सुधार करना बहुत ज़रूरी है। एक फसल के बाद मिट्टी में जो भी पोषक तत्व है वो निचोड़ लिए गए, तो अब उसका कुछ अच्छा उपयोग होगा। मिट्टी को अच्छा करेंगे तभी तो अगली फसल बोएंगे। इतना ध्यान जमींदार नहीं देते थे। जमींदार सिर्फ लगान वसूलते थे। मिट्टी का सुधार या खेत में मिट्टी कैसी है उसको अच्छा करना, उस पर कोई ध्यान नहीं देते थे। उससे होता क्या था, इस कारण उत्पादन स्तर मतलब कितना ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, बहुत गिर गया। ठीक है ना। उत्पादन का स्तर बहुत धीरे धीरे गिरता चला गया, क्योंकि मिट्टी तो अच्छी हो नहीं रही है। उसी मिट्टी पे तुम बार बार फसल उगाओगे तो कहीं ना कहीं उस मिट्टी में बचा क्या है? अब बचने को तो कुछ है नहीं ना। तो वो चीज़, तो फसल उत्पादन का स्तर बहुत गिर गया। भारत को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, अच्छा इतना गिर गया उत्पादन का स्तर कि यूएसए से आयात करना पड़ गया अनाज। आयात करना मतलब वहाँ से खरीद के लाना। ठीक है, तो इतना ज़्यादा स्तर गिर गया था। ठीक है। थर्ड क्या है, आज़ादी के 1 वर्ष के अंदर ही हम इतने ज़्यादा परेशान थे जमींदारों से या इनके ऐसी करतूतों से कि आज़ादी के 1 वर्ष के अंदर ही बिचौलियों को हटाया गया। बिचौलिए कौन? बिचौलिए जमींदार। बिचौलियों को हटाया गया कि नहीं, ये अगर रहेंगे ना तो उत्पादन कभी बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये ठीक से नहीं चला पाएंगे खेत को या खेत के पैदावार को नहीं बढ़ा पाएंगे। तो सबसे पहले क्या किया गया,
आज़ादी के 1 वर्ष बाद ही, 1 वर्ष के अंदर ही बिचौलियों को हटाया गया और वास्तविक कृषि वो जो उस पर खेती कर रहा है, ठीक है ना, मालिक कौन है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वास्तविक कृषि कौन है, जो उस पर खेती कर रहा है, वास्तविक किसान को ही जमीन का स्वामी बनाया गया। ठीक है, जमींदार को हटा दिया गया। अब जमीन का मालिक कौन है, वो जो उस पर खेती कर रहा था, जो उस खेत को जोत रहा था। ठीक है, अब वही है मालिक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यही जो मालिक का एक्सचेंज हुआ ना, कि पहले जमींदार था, अब जाके ये जो खेत जोत रहा है वही मालिक हो गया, इसी को कहते हैं भू सुधार। भूमि के स्वामी का सुधार, स्वामी को हमने बदल दिया, मालिक को हमने बदल दिया। ठीक है, अब भारत का स्वामी, भूमि का स्वामी बनने से अब क्या होता है ना, कि जब हमारे पास एक कुछ अच्छी चीज़ आ जाती है ना, तो हम उसमें चाहते हैं कि और अच्छा करें। थोड़ा सा अच्छा होता है ना, तो हम उस अच्छे के एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा करने लगते हैं। वही चीज़ होता है कि किसी किसान को अगर हम भूमि दे दें और बोले कि ले इस पे जोत और जितना भी होगा वो तू रख, ठीक है, हम तेरे से कोई कर नहीं लेंगे, और जो बच जाता है वो बाजार में बेच और लाभ तू रख। ऐसी स्थिति में होगा क्या, ऐसी स्थिति में होगा कि किसान की कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं लाभ कमा सकूं। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकूं का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं निवेश करूं, क्योंकि निवेश जब करेंगे, हम पैसा लगाएंगे तभी तो पैसा आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर सकूं, तो इससे क्या होगा कि जब हमने भूमि का स्वामी बदला, किसानों को बनाया, तो निवेश की भावना आई। ठीक है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा लाभ कमाने का। वो भी तब जब समानता को बढ़ाने के लिए, समानता मतलब होता है कि बराबर, इक्वलिटी को बढ़ाने के लिए हमने क्या करा, किसी किसान को लंबे समय तक, या फिर मतलब बस अब इसका मालिक जिंदगी भर तू है, ऐसा नहीं किया हमने। एक टाइम पीरियड के लिए मालिक बनाया कि इतने साल तक ये खेत अब तेरे पास रहेगा, तू जोत, तू कमा, तू खा और बाजार में बेच, जितना बेच सकता है। तो किसान को ये बात पता था कि मेरे पास ये खेत सिर्फ इतने साल के लिए है, 10 साल या 20 साल या 5 साल, जो भी एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए है, तो जितना लाभ कमाना है इतने में ही कमाना है। तो ऐसी स्थिति में तो और ज़्यादा उसको मोटिवेशन होगा कि निवेश ज़्यादा से ज़्यादा करके कमा लूँ, क्योंकि ज़िंदगी भर तो ये खेत मेरे पास रहेगा नहीं। ठीक है, तो इस स्थिति में निवेश की भावना जागती है जब हम स्वामी को बदल के उस किसान को ही स्वामी बना देते हैं। और समानता को बढ़ाने के लिए कि हर किसान में समानता रहे, क्योंकि खेत तो इतने ज़्यादा थे नहीं, तो खेत नहीं थे तो सबको मिलना चाहिए मौका खेत का मालिक बनने का। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इक्वलिटी रहेगी सब में, कि इसको भी मिला मौका, इसको भी मिला और इसको भी मिला। ठीक है, तो समानता को बढ़ाने के लिए अधिकतम सीमा निर्धारण का मतलब होता है मैक्सिमम इतने टाइम के लिए तुम इस खेत के मालिक रह सकते हो। ठीक है, कोई केंद्र नहीं बना दिया। केंद्र का मतलब है कि एक केंद्र में अब रह गया, अब हमेशा के लिए तुम ही मालिक हो, ये सकेंद्र या फिर ऐसा कुछ फिक्स नहीं हो गया। ठीक है, तो अधिकतम सीमा निर्धारण का मतलब है कि एक टाइम पीरियड, मैक्सिमम टाइम पीरियड एक बना दिया हमने कि इतने टाइम के लिए तुम इस खेत के मालिक रहोगे। ठीक है, ये नीति थी एक, जैसे ये भूमि सुधार नीति थी ना, वैसे एक ये भी एक नीति थी। तो इस नीति को हम अभी पढ़ेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो अभी तक हमने देखा कि अधिकतम सीमा निर्धारण ये क्या था, इसको हमने अभी मुजीबानी पढ़ा था। अब थोड़ा सा हम इसका देख लेते हैं कि लिखित रूप से इसका क्या मतलब बनने वाला है। लिखित रूप से मतलब क्या है इसका, कि किसान को भूमि का स्वामी बनाने की अधिकतम सीमा वर्ष। ठीक है, कि किसान जो भूमि का स्वामी बनेगा, जमींदारों से भूमि लेके किसानों को बनाया जाएगा, तो उसकी एक सीमा वर्ष भी तो होनी चाहिए ना, जिंदगी भर के लिए थोड़ी उसको वो बना दिया गया। ठीक है, तो उसका भी एक टाइम होना चाहिए, तो वही है अधिकतम सीमा निर्धारण। ठीक है, नेक्स्ट है देश में भू सुधार नीति का दुरुपयोग किया गया। अच्छा, हर चीज़ का एक लूप होल होता है। लूप होल मतलब एक कमजोरी, हर कानून की अपनी एक कमजोरी होती है। ठीक है, तो जमींदार ये कमजोरी समझ गए और उन्होंने ये जो भू सुधार नीति है ना, इसका गलत तरीके से उपयोग किया। गलत तरीके से उपयोग किया मतलब कैसे, कि देखो जमीन है अपने नाम, अब ये भू सुधार नीति के तहत ये किसी और को दिया जाएगा, उससे पहले ही अपने किसी संबंधी को ये दूसरे के नाम कर दो, या फिर भू सुधार नीति में ये जमींदारों से हटा के किसी और को दिया जाएगा,
तो किसी और की जगह खुद खड़े हो जाओ कि मैं गरीब हूँ, मेरे को दो, मेरे को दो। तो इससे क्या हुआ, दो तरीके से लाभ हो सकता है कि या तो पहले ही तुमने ज़मीन हटा दिया, बेच दिया, इसको भू सुधार नीति पता चल गया आने वाला, उससे पहले ही बेच दिया, या फिर नहीं बेचा तो उस लाइन में खड़े हो गए जिस लाइन में देने, मतलब सरकार जिस लाइन में दे रही थी किसानों को, उस लाइन में जाके खड़े हो गए पैसे का रौब दिखा के, और कहीं ना कहीं वो ज़मीन फिर अपने नाम ही कर लिया। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से तो इसका दुरुपयोग भी हुआ इस नीति का। अब हर चीज़ का दुरुपयोग होता है, इसका भी हुआ ही। नेक्स्ट क्या है कि श्रमिकों को, श्रमिक मतलब वही किसान वगैरह जो भी हुए, तो गरीब किसान जो थे, तो भू सुधार नीति में ऐसा नहीं है कि सबको लाभ मिला, ठीक है ना, कि जो आया सबको लाभ मिला, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी रह गए जिनको लाभ नहीं मिला, ठीक है, जिन तक पहुंच ही नहीं पाया लाभ, ठीक है। तो उसमें भी थे श्रमिक में कुछ वर्ग ऐसे भी थे, कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको भू सुधार नीति का उचित लाभ नहीं मिला, मिल ही नहीं पाया। मिलता अगर इतनी धांधली नहीं होती तो, लेकिन धांधली भी हुई बीच में, मैंने बताया ना दुरुपयोग भी हुआ, तो धांधली भी हुई काफ़ी, तो कहीं ना कहीं वो लाभ से वंचित रह गए। नेक्स्ट क्या है कि अधिकतम सीमा निर्धारण नीति को, अब ये जो नीति आई कि इतने पीरियड के लिए तुम रहोगे, उसके बाद किसी और को दिया जाएगा, ये सरकार के हाथ में था। तो ये नीति आई तो इसके ऊपर हमने मतलब जो ज़मींदार वगैरह थे, ज़मींदार समझ गए कि ये नीति आएगी तो हमारे हाथ से जाएगी ज़मीनें, तो इस नीति के आने से पहले ही या फिर आने के जस्ट बाद उसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कोर्ट में चैलेंज करना मतलब न्यायालय में इसको गलत साबित करने के लिए अपना एक पिटीशन डाल देना, ठीक है। तो अब आने में थोड़ा लेट हो गया, अधिकतम सीमा निर्धारण नीति, ये जो नीति था, पॉलिसी थी, आने में लेट हो गई। तो योजनाबद्ध तरीके से, मतलब प्लानिंग करके कि कैसे इसको लेट कर सके, इस योजनाबद्ध तरीके से इस नीति को देर करके जमींदारों ने अपने ज़मीन अपने संबंधियों के नाम कर दिया ताकि कानून से बच सके, ठीक है, कि समझ आ गए, पहले ही समझा दिया है कि जानबूझ के देर कर दिया नीति को आने में, और उसके बाद फिर अपने जो भी ज़मीन थे उसको अपने संबंधियों के नाम कर दिया ताकि ये कानून से बच सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब भू सुधार नीति भी ऐसा नहीं है कि हर जगह था, ठीक है, भारत के हर कोने कोने तक ये नीतियाँ पहुँची और हर जगह सब कुछ हुआ। नीतियाँ तो कोने कोने तक वैसे भी नहीं पहुँचती है, अभी भी हम देखते हैं, जैसे जनधन योजना हो गया, या फिर स्वच्छ शौचालय, या फिर बहुत सारी नीतियाँ अभी भी चल रही है, अभी भी दिमाग में होगा। तो ये सारी नीतियाँ क्या भारत के हर कोने तक पहुँचती है? नहीं, बहुत से वर्ग ऐसे हैं जिनका अभी भी बैंक में खाता नहीं है, ठीक है, तो जनधन योजना का क्या फ़ायदा हुआ? तो वो चीज़ तो हर कोने तक तो पहुँचता नहीं है। जहाँ पर ये अच्छे से लागू हुआ, ये भू सुधार नीति, केरल और पश्चिम बंगाल, इन जगहों पे अच्छे से लागू किया गया, इस चीज़ का महत्व समझा गया कि ज़मींदारों से कितने शोषण किया है ज़मींदारों ने किसानों को, तो इसका महत्व समझते हुए अच्छे से लागू हुआ। जहाँ अच्छे से लागू हुआ वहाँ तो अभी भी अच्छे से है सब कुछ कि बटा हुआ है ज़मीन, मतलब किसी के पास ज़्यादा ज़मीन, किसी के पास बहुत कम ज़मीन, इतना ज़्यादा फासला नहीं है, ठीक है ना, लगभग बराबर चीज़ें हैं। लेकिन जहाँ इस नीति को कमज़ोर बनाया गया मतलब कि नहीं हम अपने यहाँ नहीं अपनाएंगे, हमारे यहाँ इतना काम का नहीं है ये, या फिर इतनी वैल्यू नहीं दी, ठीक है अपना लेंगे, अभी थोड़ा चलो कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये तो इतनी वैल्यू ना दे के, जहाँ पे ज़मींदारों ने अपनी ज़्यादा धौंस जमाई और ज़्यादा धांधली करी, तो ऐसे जगहों पे जहाँ पे इस नीति को कमज़ोर बनाया गया, वहाँ आज तक मतलब अभी भी भूमि की भारी असमानता है। भूमि की भारी असमानता मतलब किसी एक वर्ग के पास बहुत ज़्यादा भूमि है, अभी भी फसल कटते हैं, बटाई पे लगाते हैं ना, बटाई पे लगना मतलब कि खेत तो हमारा है लेकिन जोतेगा कोई और, ठीक है, एक तरह का ज़मींदारी प्रथा जैसा ही है, लेकिन अभी थोड़ा सा फिर भी ठीक है क्योंकि हम उसको भी हिस्सा देते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ तो कहीं ना कहीं भूमि का भारी असमानता अभी भी है, जहाँ पे भू सुधार नीति को अच्छे से लागू नहीं किया गया, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। इसी टॉपिक में अगला पॉइंट और है, वो है कृषि आंदोलन पे, हरित आंदोलन, ठीक है। तो हरित क्रांति का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ें और किताब में एक बार ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि किताब में पढ़ने से क्या होगा कि आपको ये अच्छे से समझ आएगा, ठीक है ना। ऐसे समझने में थोड़ा ऐसा लगेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक में, हालांकि मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है पीछे, लेकिन आप एक बार पढ़ेंगे तो और अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, और इसको ज़रा उतार लें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको उतारें।